बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो टॉपिक है वो है चैप्टर 4 है और उसका टाइटल है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टडी को शुरू करें, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं वो प्रोपोजिशंस के हवाले से कि जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से बहुत सारी प्रोपोजिशंस आती हैं, तो शायद उनका ख्याल है कि मुझे वो प्रोपोजिशंस आपसे पूछनी चाहिए या वो आपके साथ मिलके हल करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, एक प्रोपोजिशन को हल कैसे किया जाता है उस पर मैंने ऑडियो लेक्चर भी दे दिया। मैंने सारी प्रोपोजिशंस भी हल कर दी, सारी गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ी भी हुई हैं। मैं दो लफ्ज़ों में आपको बता भी सकता हूँ कि हमने ये सीखा था कि कोई हेडिंग नहीं देनी, कोई अपनी वो जो है वो उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, सिंपल लॉ को अप्लाई करना है और रेलिवेंट सेक्शन के हवाले से आंसर देना है। फिर हमने ये देखा था कि प्रोपोजिशन का जवाब सिर्फ वो बंदा दे सकता है जिसको उस रेलिवेंट लॉ जहाँ से वो पूछा गया है उस पर ग्रिप होगी। ठीक है। फिर हमने उसका हल ये निकाला था कि अगर हम कंसेप्चुअली अपनी स्टडी कर लें, कंसेप्चुअली स्टडी कर लें, तो फिर हो ही नहीं सकता कि कोई प्रपोजिशन हमसे जो है वो हल ना हो। और कंसेप्चुअली स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर वो जो था वो बिज़नेस लॉ की बुक जो है, ठीक है, वो पढ़ लेते आप। ठीक है। तो क्या था कि हो सकता है कि वो एक टॉपिक के अंदर तो आपको वो हेडिंग्स याद हो जाती, लेकिन जो एक स्कीम थी, एक कॉन्सेप्ट था उस एक्ट का, वो आपको कतन समझ ना आता। लेकिन अगर आप ये बेर एक्ट पढ़ के, मेरे ऑडियो लेक्चर पढ़ के फिर उसको सुनेंगे, तो फिर आपको यानी वो बुक को पढ़ेंगे, फिर आपको जो है वो ज़्यादा समझ आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रोपोजिशन हल करने के पैरामीटर्स आपको आते हैं और लॉ को आपने एक स्कीम के तहत पढ़ा है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। फिर आप प्रोपोजिशंस के क्वेश्चंस के ऊपर कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होना, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ें। अभी कोई शख्स ये भी कह रहा था जी कि सुनने में आया कि शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो ना आए, प्रोपोजिशन टाइप सिंपल थ्रेटिकल आ जाएं। तो मेरा आंसर यही था कि स्टडी का पैरामीटर वही रहेगा, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्रोपोजिशनल आ जाए, चाहे ऑर्डर पूछ ले, आप उसको जो है वो कर लेंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप इसको जो है वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रोपोजिशंस दूँ, आपसे उसका जवाब लूँ, आपके साथ वो डिस्कस करूँ, इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है। इवन कुछ लोगों को एतराज़ है कि ग्रुप्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं और उनको पोस्ट करने का, क्यूरीज पूछने का मौका नहीं मिलता। तो उसकी रीज़न ये है कि टाइम इतना शॉर्ट है मेरे पास भी और आपके टाइम, कि इस वक्त जो मैं आपको डिलीवर कर सकूं वो आपके लिए नेमत है। तो ग्रुप्स का एक ही पर्पज़ है कि जो मैं आपको मैक्सिमम डिलीवर कर सकता हूं वो आप ले लें। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाती तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ वो डिस्कशन करूं। आगे आपको पता है कि आज 30 है डेट, तो एक एक छुट्टी है बीच में, तो उसके बाद फिर मेरा कोर्ट वर्क शुरू हो जाएगा। तो आई एम स्टिल वरीड कि एक तरफ मेरा पैशन है कि मैंने आपको ये कोर्स मुकम्मल करवाना है, और दूसरी तरफ मेरी वो एक हेक्टिक जो है वो ड्यूटी है। लाहौर के अंदर रहते हुए इतना रश हो वर्क है, तो समझ नहीं आ रही कि मैं दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलूँगा, लेकिन इंशाल्लाह हमने उसको भी जो है वो करना है। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने एक नई एक्टिविटी शुरू की हुई है कि मैं जब सेक्शन को पढ़ता हूँ तो मैंने उसको अब लिखना भी शुरू किया है, हालांकि उस पर बड़ा टाइम भी लग रहा है। वो सिर्फ इसलिए है
कि आप भी देखें कि एक सेक्शन को कैसे तोड़ के लिखा जाता है, ताकि उसका सीक्वेंस भी ठीक रहे, उसके इंग्रेडिएंट भी पूरे रहें, और उसके हमें जो है वो समझ भी आ जाए। ठीक है, तो असल चीज़ तो बेर एक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बेर एक्ट को ज़रा अपने अल्फाज में, इजी अल्फाज में ज़रा बुलेट्स की सूरत में लिख लेंगे, तो फिर आप जब वो नोट्सों को गो थ्रू करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो बेर एक्ट पे उस सेक्शन के ऊपर जो है वो रुकने के लिए। तो मैं जो नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो फाइनल नहीं है, सॉरी, वो तो रफ लिखे हुए हैं। वो तो मैं जल्दी जल्दी में जो मुझे समझ आती है तो मैं उसको लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मेरी बात सुने। आपने सेक्शन पढ़ लिया, आपने उसको अपने अल्फाज में लिख लिया, ठीक है, आपने उसके इंग्रेडिएंट नोट कर लिए। अब मामला अल्लाह पे छोड़िए। अब अगर आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे ना, और उसकी तरतीब और उसको हेडिंग्स में लिखना शुरू कर देंगे, तो यकीन जाने आप अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा लेंथी कोर्स है कि बस आप उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को याद कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें। अगर यकीन जाने आपको इंग्रेडिएंट्स का पता है, स्कीम का पता है, कॉन्सेप्ट का पता है, तो पेपर में अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता, तो यकीन जानिए इतना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, यानी इतना नॉलेज होगा कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यही स्मार्ट स्टडी है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेके आएँ, और एक दफ़ा जब उस सेक्शन को पढ़ लिया तो फिर उस पे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। अब तो मैं जज हूँ, लेकिन मैं अगर अपना वो दौर देखूँ, तो मुझे पता है मैंने बड़ा टाइम ज़ाया किया है नोट्स बनाने पे, और ऐसे ही डेप्थ में मैं पढ़े जा रहा हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। भाई, बेर एक्ट के ऊपर आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें और उसके ऊपर ग्रिप कर लें, वही जो है वो काफ़ी है। ठीक है, तो आइए, ये बहुत लेंथी चैप्टर है 4। मैं सुबह से बैठ के इसको जो है वो लिख रहा हूँ, तो अब जो है वो 11 बज गए हैं। अब देखते हैं कि ये एंड कब होता है। ठीक है, ले जी, हम इसको शुरू करते हैं। ऑफ दी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसी तरह आई होप कि मेरे वो जो नोट्स हैं इस चैप्टर के बारे में 40 पेजेस हैं, वो आपके सामने हैं। ठीक है, और इस वक्त खुले हुए हैं। तो मैं जो है वो सबसे पहली बात वही जो मैंने आपसे कही थी, कि कोई भी सेक्शन, कोई भी बेर एक्ट, कोई भी उसका सेक्शन पढ़ने से पहले उसके इंडेक्स में जाएं, देखें कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर उस चैप्टर में भी जो पार्ट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उसको एक जगह पे लिख लें। जब आप उसको लिख लेंगे ना, और एक दो दफ़ा उसको गो थ्रू करेंगे, तो आपको स्कीम आनी शुरू हो जाएगी। जब आपको एक लॉ की स्कीम आनी शुरू हो जाए ना, तो समझ लें फिर उसको मेमोराइज़ करना या किसी ख़ास सेक्शन तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप ज़रा देखें ज़रा कि अच्छा, एक और बात, ये ना याद रखें, ये आप मेरे पिछले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पिछले लेक्चर्स सुनेंगे, तो ये वाला लेक्चर आप मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल ड्राइव से जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक चीज़ माज़रत के साथ, कि अभी भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, हमें तो पता ही नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे स्टडी करवा रहे हैं, और सॉरी टू से मैं उसका रिस्पॉन्सिबल आप लोगों को समझता हूँ। जब आपने एक चीज़ आप आगे शेयर ही नहीं करते, आप लोगों को बताते ही नहीं हैं कि भाई ये ग्रुप है या ये मटेरियल शेयर हुआ है, तो यकीनन उन्होंने तो अनअवेयर रहना है ना, तो फिर वो आपकी लायबिलिटी है। ज़रा आप सोचें ना कि आपके कितने दोस्त इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और कितने लोगों ने आपको ऐड किया। ठीक है, तो कोई भी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सदका जारिया है। अपने हर बंदे, हर दोस्त को, हर एक को भेजें, ताकि मैक्सिमम वो जो नॉलेज है वो शेयर हो। अगर मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर वो मेहनत सब तक नहीं पहुँचेगी तो मुझे क्या फ़ायदा है। मैं तो यही है कि मेरा अल्लाह ताला मेरे से राज़ी हो जाए। ठीक है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने आपको पढ़ाने शुरू किया है, अल्लाह ताला ने मुझे इसका रिवार्ड भी दे दिया है। आई वॉज ऑन प्रोबेशन। आई हैव बिन कन्फर्म्ड। ये 10-11 अगस्त को जो है मैं कंफर्म भी हो गया हूँ। मेरा ग्रेड भी 17 से 18 हो गया है। मुझे फ़र्स्ट क्लास की पावर्स भी कंफर हो गई हैं। तो मुझे तो कंसिडरेशन मिल गई है। ठीक है,
तो क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, मैं आपसे सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और मेरा कोई लालच नहीं है। इसी तरह आप भी बड़ा दिल करें, लोगों के साथ शेयर करें, चीज़ को अपने तक जो है आप जो है उसको यानी वो नैरो माइंडेड वाला ज़हन जो है उसको आप शो ना करें, ठीक है? ले जी, चैप्टर 4 है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब देखें, मैंने सबसे पहले आपके पास पेज 1 होगा, देखें मैंने उस तरह सारे इसके देखें जी, सबसे पहले इसके पार्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है? और फिर मैंने उसके सेक्शंस के टाइटल लिखे हैं। ये है सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 39 तक। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, देखें पहला था कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, और दूसरा जो पार्ट है वो है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है? और तीसरा है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, चौथा है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, पांचवा है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, छठा है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अच्छा, मैं परफॉर्मेंस से आपको ज़रा बता दूं, देखिए आपको शुरू से लेके चलता हूँ। ऑफ़र थी, एक्सेप्टेंस हुई, वो प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन अटैच हुई, वो एक एग्रीमेंट बन गया, सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट बन गए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है और एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है। एग्जीक्यूटरी क्या है कि जिसमें अभी आने वाले वक्त में जिस पे अमल होना है, जिसकी अभी परफॉर्मेंस होनी है, वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? जिसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं हम, ठीक है? जैसे एग्रीमेंट टू सेल होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ पेमेंट दे दी जाती है और ये तय किया जाता है कि फ़लाँ टाइम के ऊपर बाकी पेमेंट दे के रजिस्ट्री करवा ली जाएगी, ठीक है? तो वो एक एग्जीक्यूटरी जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे सेल डीड है, जो फाइनली उस पर अमल दरामद हो जाता है और अमल दरामद होने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी उसको पैसे मिल जाते हैं, दूसरी के फेवर में जो है वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि भाई वो जो तुमने प्रॉमिस किया था, जो तुमने प्रॉमिस किया था उस पर अब अमल नहीं करना, ठीक है? तो ये जो चैप्टर 4 है ये उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले तो ये इसका एक हिस्सा ये बताता है, पहला हिस्सा तो ये बताता है कि कौन से वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। अच्छा, ये पहला पार्ट है और मज़े की बात है कि इसका जो आखिरी पार्ट है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। तो देखिए एक स्कीम आपके जहन में आई ना कि चैप्टर 4 के दो हिस्से तो ये हैं, एक हिस्सा ये बताता है कंट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड और एक हिस्सा वो है जो कहता है कि कंट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दूसरा हिस्सा है बाय होम कंट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। अब अंडरस्टूड है, देखिए ना, अब ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि सबसे पहली बात ये है कि अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब दूसरा पार्ट क्या बताएगा कि वो परफॉर्मेंस जो है वो किसने करनी है, वो हम पढ़ेंगे कि वो प्रोमिज़र। अच्छा, एक चीज़ मेरी बात याद रखें, इस कंसेप्ट को याद कर लें, प्रोमिज़र जिसने वादे पे अमल करना है और प्रोमजी जिससे वादा किया गया है। तो ये सारा जो चैप्टर है ये किसके गिर्द घूमेगा, प्रोमिज़र के गिर्द, जिसने उस वादे के ऊपर क्या करना है, अमल करना है, ठीक है? अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट ये बताएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है। मसलन प्रोमिज़र जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो, और अगर वो मर गया है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव करे, और अगर उसका कोई एजेंट है तो वो करे। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के उसके बारे में जितने भी कवानीन हैं वो सारे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मुझे अभी तक जो समझ आई है वो ये है कि जो हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं उसका एक हिस्सा ये कहता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, और एक आखिरी हिस्सा जो कहता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट है विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। फिर उसका एक और हिस्सा है जो ये कहता है कि बाय होम कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म, ठीक है? अच्छा, फिर अगली बात कि वो जो है परफॉर्मेंस है उसका कोई टाइम और प्लेस भी तो होगी, किस वक्त किस जगह पे उसकी परफॉर्मेंस होनी है, ठीक है? एक तो जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा होगा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे जो है
उसकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी नहीं भी लिखा होता। ठीक है, तो फिर उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी, फिर उस सूरत में क्या इंटरप्रिटेशन की जाएगी, वो इसका एक और पार्ट है, वो बताता है। तो लो जी, चैप्टर 4 का एक हिस्सा ये बताता है कि व्हाट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, एक हिस्सा ये कहता है कि व्हाट कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, फिर एक हिस्सा ये कहता है कि हु हैज़ टू परफॉर्म डैट कॉन्ट्रैक्ट, एक हिस्सा ये कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया प्रॉमिस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखें, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की आप डेफिनेशन पढ़ें, सेक्शन 2F है, आपको बताया हुआ है। जब एक कहे एक बंदा भी वादा करे, दूसरा भी करे, एक कहे जी कि ठीक है मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, और दूसरा कहता है ठीक है मैं तुम्हें बुक डिलीवर कर दूंगा या प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लगा दूंगा, तो दोनों की तरफ से कंसिडरेशन प्रॉमिस हो तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में भी क्वेश्चन आएगा कि किसने पहले प्रॉमिस परफॉर्म करना है और किसने नहीं करना, उसका ऑर्डर क्या हो, तरतीब क्या होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वो भी हम सारा जो है वो देखेंगे आगे चल के रहे। फिर इसमें एक पार्ट और है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब इस पार्ट में आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। और एक है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। तो देखा, इंडेक्स एक जगह पे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे ज़हन की फ़ौरन एक वो बन गई है, मेरे ज़हन में आ गया कि चैप्टर 4 के अंदर मैंने ये चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह अब हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, ये प्रोपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको साथ के साथ चलता चलूँगा और मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लें जी, तो फिर हम जो है वो देखें, इसका पेज 6 जो है, इसमें मैंने लिखा है कि अभी तक चैप्टर 4 का इंडेक्स पढ़ के मुझे ये समझ आती है कि ये इन चीज़ों की जो है वो क्या करेगा, वो बात करेगा। ठीक है, अच्छा, पेज 7 के ऊपर आए। डियर मेंबर, मैं जब सेक्शन का टाइटल लिख रहा था तो दर्ज अहम सवालात मेरे जहन में आए जो आगे चल के मैं ऑडियो लेक्चर में वाज़ेह करूँगा। टाइम इज़ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इंशाल्लाह इसको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम आगे चल के क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। डियर मेंबर, मैं आपको तजवीज़ दूंगा कि अपना एक चार्ट बनाएं कि किन किन सेक्शन के तहत एक एग्रीमेंट वाइड होगा या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड या वाइडेबल होगा, क्योंकि ये आपको प्रॉपोजिशन आएगी। देखिए, मेरी एक बात सुने, हम क्या पढ़ रहे हैं शुरू से ही, पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वाइड एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल। ठीक है, और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अच्छा, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब ये है कि वो कभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का मतलब तो ये है ना, वाइड एब इशू है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, ये अब हर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये चीज़ बताती है कि अगर किसी टर्म एंड कंडीशन पे अमल नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होगा या वाइडेबल होगा या वो वाइड एग्रीमेंट होगा। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में नशीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने कल को जब प्रॉपोजिशन देनी है ना, तो उसने आपसे क्वेश्चन ये करना है कि जी ए जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए आया है, तो आप बताएं परफॉर्मेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता चल गया कि ये तो फलां प्रोविजन के तहत कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, ठीक है, या वाइडेबल है, तो आप फ़ौरन उसका जो है वो उस क्वेश्चन का जो है वो आप जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने देखे ना, मैं अभी भी रिपीट कर सकता हूँ कि जो सेक्शन 10 था वो एक असेंशियल्स बताता है कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद हमने जो है वो पढ़ा था कि असेंशियल में पहला कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ था, वो सेक्शन 11-12 था, और उसका हमने देखा था कि वो अगर नहीं कम्पिटेंट पार्टीज़
तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, प्रोपोजिशन आ जाए कि एक माइनर है और उससे उसके आप पे ये उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो उसका अफेक्ट क्या होगा, तो फ़ौरन आपको पता होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि वो वाइड होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमने चल के पढ़ा था फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में हमने चल के देखा था, अगर कोर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, या वो क्या कहते हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो हमने देखा था वो वाइडेबल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है वो क्या कहते हैं, देखा था कि अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, या कंसिडरेशन है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वाइड होंगे। फिर सेक्शन 24 से 30 तक उसने बात की वाइड एग्रीमेंट्स की, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकते, जो होंगे वाइड, ठीक है। तो देखिए मुझे याद है, हालांकि मेरा काम नहीं है याद करने का, मैं एक बात कह रहा हूँ, आज भी ये ऐसी बड़ी चीज़ें निकलेंगी। अभी हमने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो याद करें उसका इफेक्ट क्या था, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट नहीं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो फिर आपका अगर उस पर कॉन्सेप्ट है, तो आप वो प्रोपोजिशन को जो है वो हल कर लेंगे। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई। अच्छा, अब आप अपना एक चार्ट बना लें। आप यहाँ मैं आपको बताता हूँ, वो जो उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, वो जो बुक आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दी है बिजनेस लॉ की, उसने जो है वो सारे एक ही जगह पे लिख दिए हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हैं, कौन से एग्रीमेंट वाइड हैं, कौन से वाइडेबल हैं। तो प्लीज़ आप उस वहाँ से एक लिस्ट तैयार कर लें, वहाँ से, लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो साथ में ये सेक्शंस भी पढ़ते जाएं, तो अपना एक ना पेज पास रखें और लिस्ट बना लें। एक पेज के ऊपर लिख लें वाइड एग्रीमेंट, एक पेज के ऊपर लिख लें वाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक पे लिख लें वाइडेबल। तो जैसे जैसे आप मेरे लेक्चर सुनते जाते हैं और हर सेक्शन के एंड पे मैं ये बात कहता जाता हूँ कि ये वाइड है या वाइडेबल है, तो उस लिस्ट के नीचे आप जो है वो लिखते जाएं। तो आप देखिएगा, जब आप मेरे सारे लेक्चर सुन लेंगे, तो आपके पास अपनी एक लिस्ट होगी कंप्रिहेंसिव सी, जहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है और ये एग्रीमेंट वाइड है, या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर 4 का जो पहला पार्ट था वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है। अच्छा, और इसका जो वो इसके साथ जो डील कर रहा है वो सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 39 तक जो है वो इसके साथ जो है वो 3 सेक्शन जो है वो इसके साथ जो है वो डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आप वो सेक्शन की वर्डिंग पढ़ लें इसको रोक के, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसको जो इंग्रेडिएंट की सूरत में लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो बताता चला जाऊंगा और उसको जो है वो एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जब आपने इंग्रेडिएंट की सूरत में खुद लिखा होगा ना सेक्शन को पढ़ के, तो फिर आपको उस सेक्शन की इबारत में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले आपने खुद लिखा हो और पहले आपने सेक्शन को खुद पढ़ के खुद तोड़ के लिखा हो। इस तरह नहीं है कि मेरे नोट्स अगर सामने है तो उसी को पढ़ना शुरू कर दें, ये तो फिर वही बात होगी ना, रिलायंस वाली बात। तो हमेशा जो बंदा किसी के नोट्स पर रिलाय करता है वो अपना नुकसान करता है। हमेशा नोट्सों को रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, रिलायंस जो है वो बेर एक्ट के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जी ये सेक्शन 37 है, ये कहता है जी, parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance dispense with under this act or by any other law, ठीक है। देखें, वो ये कह रहा है कि एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी हर पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहना चाहिए, परफॉर्मेंस करनी चाहिए, या दूसरी पार्टी को ऑफ़र करनी चाहिए कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं इसकी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हूँ। वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे और दूसरी पार्टी अपना जो प्रॉमिस है उसको क्या करे, परफॉर्म करे, ठीक है। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद अंडर दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ। याद करें, स्पेसिफिकली इफेक्ट पढ़ा था, याद करें सेक्शन 21 पढ़ा था, जहाँ पे हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड,
ठीक है, विच कैन नॉट, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मसलन हमने एक पढ़ा था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है बंदे की, तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, अलबत्ता वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो ये जो उसने कहा ना, बाय एनी अदर लॉ आर डिस्पेंस विद अंडर दिस एक्ट, ये बेसिकली इसी चीज़ की बात कर रहा है कि जहाँ पे लॉ ये कहता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अच्छा, डिस्पेंस विद अंडर दिस एक्ट का क्या मतलब है? मसलन जहाँ पे कानून कहता है कि जहाँ पे वो जो परफॉर्मेंस की कंडीशन है या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल है, जैसे वो सेक्शन 56 है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, वो ये बात होगी डिस्पेंस विद अंडर दिस एक्ट। और बाय एनी अदर लॉ, वो मैंने आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बता दिया। और याद करें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने एक सेक्शन पढ़ा था, उसने कहा था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई ज़रूर होगा, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करेगी, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अगर किसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे कोर्ट के थ्रू अमल करवाना है, तो वो उसने किसके थ्रू आना है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आके उसने क्या करना है? दावा करना है। और अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को साबित करना है, तो फिर उसने किसका सहारा लेना है? कानून शहादत का लेना है, दो गवाह जो है वो पेश करने हैं। तो यही इम्प्लीमेंटेशन वाली बातें हैं जो हमने जो है यहाँ पे जो है वो सीखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो मेरी बात समझ आ गई है। अब सेक्शन 37 है ना, अगर आपको ये बात याद रह गई है ना कि हर पार्टी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए या ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। देर अच्छा जी, अनलेस दैट इज डिस्पेंस विद बाय एनी अदर लॉ, तो बस अब आप इसको अपने अल्फाज में लिख दें, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दें, वो आपको पूरे नंबर देगा। खुदारा आपने वर्डिंग के ऊपर फंस के नहीं रह जाना, आपने उसको एज इट इज़ याद करने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिंपल मफहूम जो है वो जारी करना है। ये जो आपके सामने फ़र्ज़ करें सेक्शन 37 है, ये इसलिए मैंने लिखा है कि आपको समझ आ जाए। अब आपको अगर समझ आ गया ना, तो यकीन चाहे चाहे वो बिज़नेस लॉ वाली बुक उठा लें, उसने बड़ा प्रिसाइज करके और बड़े आसान अल्फाज में लिखा, आप बेशक वो लिख दें, कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन लिखने की। लेकिन अगर आप सेक्शन को इस तरह ना पढ़ते जिस तरह मैं लिखा आपके सामने, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर होता। तो आप लिखें चाहे जिस तरह मर्ज़ी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन के ऊपर बेयर एक्ट के थ्रू ही जो है वो क्या होना चाहिए? कन्फर्म होना चाहिए। और आपने छोटी छोटी बातों पे अटक नहीं जाना, मैं ये ना भूल जाऊँ, मैं ये ना भूल जाऊँ, मोटी मोटी बातें जो हैं वो याद रखनी चाहिए। मतलब सेक्शन 37 क्या है कि हर पार्टी को अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए, अनलेस के दूसरा कोई लॉ उसको जो क्या करता हो, डिस्पेंस विद करता हो उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें एक जो है वो नीचे जाके हिस्सा जो है वो ये कहता है, वो कहता है कि प्रोमिस बाइंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। देखें, अगर आदमी मर गया है परफॉर्मेंस से पहले, तो भाई फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक पिक्चर को पेंट करने का था, तो प्रोमिसर जिसने अमल करना है, वो जिसने पेंट पिक्चर करनी थी वो मर गया, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है? क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है उसकी परफॉर्मेंस? तो नहीं। तो ये इसका एक हिस्सा सेक्शन 37 का ये कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, उसको क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया है? वॉइड हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको और बताऊं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया। परफॉर्मेंस हो जाए तो फिर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज़ क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। या जहाँ पे लॉ कह दे कि अब परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो वहाँ पे भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो वो जो बिजनेस लॉ की बुक है ना, उसमें उसने डिस्चार्ज का एक बड़ा ज़बरदस्त सा चैप्टर बनाया है, ठीक है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, आप उसको वो सारा जो उसने डिस्चार्ज का, बेसिकली वो डिस्चार्ज क्या है
ये जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, इनके कंसिक्वेंसेस वो बता रहा है, तो आपने उस चैप्टर को भी एक नज़र जो है वो ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसकी इलस्ट्रेशंस भी उसने दी हैं, ठीक है। मसलन ए प्रॉमिस करता है 20 के मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो ए की डेथ हो जाती है, तो अब ए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड हो जाएंगे कि वो क्या करें, उसको गुड्स जो हैं वो उसको डिलीवर करें। तो होप कि आपको जो है मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, जिस तरह प्रोमिसर जिसने अमल करना है वो मर जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव पाबंद होंगे, इसी तरह अगर प्रॉमिसी जिस जिसके लिए वादे पे अमल होना है, ठीक है, तो वो अगर मर जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए ये जो है वो सेक्शन जो है वो है, ठीक है। अब मैंने इसके कुछ नोट्स लिखे हैं ना। नोट्स क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स ऑब्लिगेशन विच कंटिन्यू अनलेस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिस्चार्ज बाय द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। प्रोमिसर किसे कहते हैं, जिसने वादे पे अमल करना है, और प्रोमिजी कौन होता है, जिससे वादा किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में क्लियर होगा तो ये वाला चैप्टर क्लियर होगा। फिर मैंने लिखा है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। इफ सम पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म अदर पार्टी मे अवेल रेमेडी इन द शेप ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंट रेमेडीज। अब देखें, अगर कोई पार्टी कहती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, सेक्शन 37 तो कहता है ना कि परफॉर्मेंस ज़रूरी है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर हम वो रेमडीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 73 से 75। वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकता है, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे चल के वो पढ़ेंगे। तो सेक्शन 37 की आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने नोट्स में ये भी लिखा है कि सेक्शन 37 टू 39 तो डील करता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म। जो 40 से 45 तक हैं वो ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म किसने करना है। हम उधर भी चलते हैं, वो हमें पता है, वो हमारा दूसरा पार्ट है। अच्छा, फिर ये एक और बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट 3790 डील विद द कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, वेयर एज सेक्शन 62 टू 67 डील विद द कॉन्ट्रैक्ट विच यू नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ठीक है। ये वो नीड नॉट, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन नोट्सों में ये लिखा है कि सेक्शन 37 क्या बात करता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, और 40 कहता है कि प्रोमिसर हिमसेल्फ उसकी परफॉर्मेंस करे, और 37 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव करे, 40 सबसेक्शन 2 कहता है एजेंट करेगी, हम आगे पढ़ते हैं, और 41 कहता है थर्ड पर्सन भी। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस वो प्रोमिसर करे या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ करे या डिसेबिलिटी करे, या उसका ऑथोराइज एजेंट करे, या तीसरा बंदा भी कर सकता है अगर उसने कह दिया तो, ठीक है। तो देखा आपने, सेक्शन के साथ सेक्शन जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, सेक्शन 38 पे आ जाएं। अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था कि ए उसको पेमेंट करेगा, बी उसको क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, ठीक है। तो अगर ए प्रोमिसर ने, ठीक है, उसको ऑफर कर दी है, इफ प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर फॉर परफॉर्मेंस बट सेड ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, लेकिन प्रोमिजी ने वो ऑफर जो है उसकी वो एक्सेप्ट ही नहीं की, देन प्रोमिसर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस नॉर डज ही लॉस हिज राइट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। जब प्रोमिसर ने एक दफ़ा उसको कह दिया ना कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें गुड डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने अगर आगे से जवाब नहीं दिया, उसने अगर आगे से जवाब नहीं दिया, तो फिर वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का पाबंद नहीं है, लेकिन उसके जो राइट्स हैं कि वो उसकी थ्रू कोर्ट परफॉर्मेंस करवा ले, वो कंपनसेशन क्लेम कर ले, वो डैमेजेस क्लेम कर ले, वो राइट अपनी जगह पे रहेगा। आप सेक्शन 38 को पढ़ें और फिर मेरा ये जो लेक्चर है इसको रिपीट करके दोबारा सुने, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, मैंने लिखा है, if promiser has made an offer for performance but said offer has not been accepted, ठीक है, then promiser will not responsible for performance nor does he lose his right under this contract, but
अब एक शर्त है कि वो जो ऑफर है दैट मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए उसके साथ, वो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होनी चाहिए, वो कोई नई कंडीशन साथ में ना लगा दे, ठीक है। अच्छा जी, मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। और फिर वो जो ऑफर है वो प्रॉपर टाइम और प्लेस पे हो, इन अकॉर्डेंस विद दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या तो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया हो, या जो हमने आगे पार्ट पढ़ना है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस उसके मुताबिक हो, ठीक है। अच्छा जी, रीजनेबल नोटिस अबाउट अबिलिटी एंड विलिंगनेस, और फिर वो अपनी उस ऑफर के ज़रिए उसको इस बात का यकीन दिलाए कि भाई प्रोमिसर कि मैं तैयार हूँ, ठीक है, मैं इस पोजीशन में भी हूँ और मैं तैयार हूँ कि मैं अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करूँ। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीज़नेबल नोटिस उसको होना चाहिए दूसरी पार्टी को। ये नहीं कि वो दिल में ही सोचे फिरे कि भाई मैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, वो दूसरे तक वो बात पहुँचे भी। फिर एक और चीज़ है कि वो जो ऑफ़र है वो उसकी ये हो कि मैं इन टोटू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। ये ना हो कि मसलन उसने 5 लाख रुपया देने हैं तो वो उसको ये ऑफ़र करता फिर है कि मैं 2.5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ा है कि अगर प्रोमिसर जो अमल करने जा रहा है, ठीक है, उसने अगर ऑफ़र कर दी किसको, प्रोमिजी को, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने उसको घास ना डाली प्रोमिजी ने जिसके लिए अमल होना है, तो फिर कानून कहता है कि प्रोमिसर आज़ाद है, वो परफॉर्मेंस करने का पाबंद नहीं है, लेकिन जो वो उसके जो राइट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो अपनी जगह पे स्टैंड करेंगे। आगे चल के वो ये कहता है कि वो जो उसने ऑफ़र करनी है ना उसको परफॉर्मेंस की, उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो अनकंडीशनल हो, दूसरी शर्त ये है कि वो मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कि वो एक मुनासिब टाइम, अब ये ना हो कि अभी 5 माह रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में अमल होने पे तो वो अभी से उसको कहता फिरे कि भाई जो है ना अभी करो इसके ऊपर अमल, ठीक है, और प्रॉपर प्लेस हो। फिर दूसरी पार्टी को रीजनेबल नोटिस अबाउट एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म, दूसरी पार्टी के इल्म में ये बात आनी चाहिए कि वो जो प्रोमिसर है वो अमल करने के लिए भी तैयार है और वो उस पोजीशन में भी है। फिर उसने दूसरी पार्टी को ऑफ़र के ज़रिए इस चीज़ का भी यकीन दिलाना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन होल परफॉर्म करने के लिए जो है वो जो है वो तैयार है। ये हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये हम जो है वो सेक्शन 38 जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है रीजनेबल नोटिस टू परफॉर्म, अच्छा जी, इफ ऑफर इज टू डिलीवर समथिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोमिजी टू सीट, और अगर उसकी प्रोमिसर की जिम्मेदारी जो है वो उसने कुछ गुड्स डिलीवर करनी है, तो फिर उसने प्रोमिजी को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो गुड्स एक दफ़ा देख ले कि वो किस हालत में, क्या वो लेने की भी हालत में हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, फिर एक बात है, जहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर होंगे, ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर होंगे, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, तो उनमें से कोई एक अगर ऑफ़र कर देगा कि भाई हम तैयार हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो सब की तरफ से ऑफ़र बाय वन जॉइंट प्रोमिसर इज़ ऑफ़र बाय ऑल। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने नोट्स लिखे हैं कि सेक्शन 37 बात करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस की, कि वो कहता है कि दोनों पार्टियों को अपना अपना प्रॉमिस जो है उसको क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। और सेक्शन 38 बात करता है परफॉर्मेंस बाय टेंडर। क्या मतलब कि कह दिया कि भाई मैं परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूँ, अब अगर दूसरी पार्टी ने घास नहीं डाली तो वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगी, फिर वो उस परफॉर्मेंस करने का जो है वो पाबंद नहीं है, बशर्ते कि जो उसने ऑफ़र की है परफॉर्मेंस की वो जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बार बार बोली हैं वो पूरी करता हो, ठीक है। अच्छा जी, एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस बट नॉट डिप्राइव ऑफ हिज राइट रेमडीज इन द शेप ऑफ, ये तो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग,
मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये सेक्शन 38 है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई जो है वो प्रॉमिस जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है प्रॉमिस की, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस से आज़ाद हो जाएगा। अलबत्ता ऑफ़र की ये कंडीशंस है, अगर आप इसको पेपर में लिख आएँ, बेशक बुलेट्स की सूरत में लिख दें, बेशक हेडिंग्स की सूरत में लिख दें, तो यकीन जाने आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जिस तरह मैंने आपको समझाया है, जिस तरह मैंने आपको समझाया है, मैं नहीं समझता कि इसके बाद आपको उस सेक्शन के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर मज़ीद टाइम ज़ाया करना चाहिए। फिर आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि बस अब मैं कर लूँगा। क्योंकि अगर आप उसको याद करना शुरू हो गए, उसके नोट्स बनाना शुरू हो गए, तो फिर आपको तो चल सो चल काम है, फिर आपको बड़ा टाइम लग जाएगा उसको करने के लिए, ठीक है। होप कि आप मेरी बात को समझ गए हैं। और एक बात देखें, आज भी मुझे किसी ने ये कहा जी कि मैं सिर्फ एक पेपर में रह गया ना, ठीक है, और मैं इंग्लिश में रह गया, ठीक है, तो मेरे ज़हन में फट ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसने इक्वल टाइम नहीं दिया हर सब्जेक्ट को, कि ये बंदा डिज़र्व भी करता है टू बी अ जज। तो खुदारा, अगर बाबर साहब सिर्फ लॉ पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज को इजी लें। भाई वो मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं मेरा वो पैटर्न नहीं था वो पेपर में ना, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है। वो आपने खुद करना है, खुदारा आपने खुद करना है। आपस में डिस्कशन कर लें, कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, एक दूसरे से डिस्कस कर लें, या डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे कर लें, लेकिन टाइम इक्वल दें। देखें, अगर आपने 7 5 6 पेपरों में से 5 क्लियर कर लिए, अल्लाह ना करे किसी एक पेपर लूज़ कर गए, तो उसका फिर क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये कब होगा? जब आप सब सब्जेक्ट को एक जैसा टाइम देंगे, सब, और जो आपको वीक लगता है उसको ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है, तो फिर ये होगा। अदरवाइज़ जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं इस टाइम को इसको ज़्यादा टाइम दे देता, इसको मैं कर लेता, तो ये जो है वो मेरा क्लेम। आई रिमेंबर कि मैं एक दफ़ा सिविल जज के एग्ज़ाम में इसलिए रह गया कि मैंने इंग्लिश को बड़ा इजी समझा। मैंने कहा जो ऐसे आएगा लिख लूँगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। लॉ पे खूब मेहनत की, पेपर भी ज़बरदस्त किस्म का लॉ का किया, लेकिन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो है वो इंग्लिश में जो है वो मेहनत नहीं की। तो खुदारा सारे सब्जेक्ट को जो है वो इक्वल टाइम दें, तो फिर ही जो है वो बात बनेगी। अभी आपके पास बड़ा टाइम है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे चलें। ले जी, हमने सेक्शन 37 पढ़ा कि पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। फिर सेक्शन 39 में हमने ये पढ़ा कि जहाँ पे प्रॉमिसर ऑफ़र कर देता है कि भाई मैं तैयार हूँ परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए जो है वो पाबंद नहीं होगा। अच्छा एक बात सुनिए, ये सेक्शन 38 है ना, आखिरी सेक्शन निकालें 67, 67 निकालें, मेरे नोट से निकाल लें। ये क्या कहता है? कहता है इफ़ द promissory neglect or refuses to afford the promisor reasonable facility for the performance, the promissory is excused by such the neglect or refuses as to any non performance। देखिए मेरी बात सुनिए, 38 में ये है कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और 67 में क्या है कि उसने उस ऑफर को निगलेक्ट किया है या रिफ्यूज़ किया है, ठीक है। किस तरह से? टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, कि उसको वो जो फैसिलिटीज उसने परफॉर्म, मसलन उसने उसको बताना था कि भाई तुमने फ़लाँ जगह पे जो है वो गुड डिलीवर करनी है, लेकिन उसने वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की, उसको पॉइंट आउट ही नहीं किया, तो उस सूरत में वो परफॉर्मेंस करने का पाबंद नहीं होगा। तो 38 तो बड़ा सिंपल है कि वो जी उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन 67 में है कि वो इस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो उसको रीज़नेबल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। 67 और 38 इसमें फ़र्क को जो है वो आप समझें। अब प्लीज़ आगे चलें, हम अब आ जाएँ सेक्शन 39। Effect of refusal of party to perform promise wholly. When a party to contract has refused or disabled himself from performance his promise in its entirety, ठीक है,
टाइम, अच्छा, देन promisee may put an end to the contract unless he has signified by word or contact his acquaintances, ठीक है, acquaintances in its continuation, ठीक है। मेरी बात सुने, ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि जहाँ पे एक तो ये है ना कि वो कहता है जी मैं ऑफ़र करता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए जो है एक तो ये है ना कि प्रॉमिसी कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल ही नहीं करना, ठीक है ना, कोई जवाब ही नहीं देता आगे से, तो वो तो हो गया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दे रहा है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो वक्त से पहले ही उसको कह रहा है भाई मैंने परफॉर्मेंस नहीं करनी, प्रोमिसर कह रहा है। देखो मैं अब दोबारा पढ़ता हूँ, व्हेन द पार्टी डू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ का क्या मतलब है, हैज़ रिफ्यूज, कि वो पहले से ही उसको रिफ्यूज कर चुका है, आर डिसेबल्ड हिमसेल्फ ऑन परफॉर्मेंस, या उसकी परफॉर्मेंस करने से इनकार कर चुका है इन इंटायरिटी, मुकम्मल तौर पे, कि मैं मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उस सूरत में प्रोमजी का क्या राइट होगा, टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो उसको रिसिंड कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, unless he has signified by word or conduct his acquaintance in its continuous, या वो अपने कंडक्ट से उसको जारी रखे। देखिए उसके पास मौका था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, लेकिन उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया, वो उसको जारी रखे हुआ है, तो फिर वो पुट टू एन एंड वाली बात नहीं होगी, फिर वो क्या रहेगा, वो जारी रहेगा। अब मैं इस सेक्शन 39 को ना इसकी एग्जांपल से क्लियर करूँगा। वेयर एक्ट पे जो एग्जांपल्स हैं ना, प्लीज़ आप उसके ऊपर जो है वो आ जाएं। जब मैं वो एग्जांपल्स पढ़ूँगा तो फिर आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, ठीक है। देखें जी, आप ज़रा इसका ए पढ़ता हूँ। ए आ सिंगर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ देयर ऑफ टू सिंग at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the sixth night, A willfully absent herself from theatre. B is at liberty to put an end to the contract. समझ आ गई कि उसने कंटिन्यूली परफॉर्म करना था, लेकिन किसी एक डेट पे वो जानबूझ के परफॉर्म करने के लिए नहीं आई, तो फिर बी के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, ख़त्म कर दे। लेकिन अब दूसरी जो शर्त है ना वो ज़रा देखें वो क्या है। ऑन द सिक्स नाइट ए विलफुली एबसेंट हर सेल्फ विद द एसेंट ऑफ बी ए सिंग्स ऑन द सेवन नाइन, छठी पे तो वो विलफुली उसने डिफ़ॉल्ट किया, लेकिन सातवीं पे वो फिर परफॉर्म करने के लिए जो है वो आ गई, और उसने भी, बी ने भी उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पुट एन एंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का आप जो है वो एंड, बिकॉज ही इज अस्टॉर्ड बाय ही हैज एक्विस्ड इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस, कि उसने खुद से उसको जारी रखा है, किसने, प्रोमिजी ने, जिसके लिए वो, अब मैं प्लीज़ वर्डिंग पढ़ता हूँ दोबारा तो अब आपको समझ आ जाएगी। When a party to a contract has refused or disabled himself from performance his promise in its entirety, time, then promisee may put an end to its contract unless he has signifies by word or conduct his acquiescence इन इट्स कंटिन्यूस। आई थिंक कि मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बेशक इसको अपने आसान अल्फाज में लिखें, मेरा लिखना इसलिए मजबूरी था कि मैं आपको असल सेक्शन की इंटरप्रिटेशन करके बताना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पेपर में लिखूं तो मैं इसको आसान अल्फाज में जो है वो इस तरह से लिखूँगा। when a party to a contract has already refused to perform the contract in wholly, ठीक है, then the promisee has two options, ठीक है। other party has either to put that and unto or that to rescind that contract, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, टू ऑप्शन नहीं, अदर पार्टी एज however if that party, that promisee exists in its continuance, ठीक है, then he is assured by his
कंडक्ट टू पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो मज़ीद उसको जो है वो जो है उसका वो जो है वो ये नहीं कह सकता कि इसने परफॉर्मेंस जो है वो इसकी नहीं की। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब पता चला। एक्चुअल ब्रीच क्या है कि जो डेट फिक्स्ड आएगी तो पता चलेगा वो उसकी परफॉर्मेंस करता है कि नहीं करता। एंटिसिपेटरी ब्रीच से मुराद ये है कि उसने पहले ही बता दिया कि मैंने इसकी परफॉर्मेंस नहीं करनी या मैंने नहीं गाना। ठीक है, तो उस सूरत में जब वक़्त से पहले बताएगा तो फिर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 39 जो है वो अप्लाई होगा। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो द कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी, बस ठीक है। अब हम आगे चलें जी। ले जी, हमने एक पार्ट पढ़ लिया, वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। उसमें सेक्शन 37 ये कहता है कि हर पार्टी को अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए अनलेस के डेट इज़ डिस्पेंस विद बाय सम लॉ। ठीक है, फिर हमने 37 में ये भी पढ़ा कि रिप्रेजेंटेटिव भी बाइंड होगा उसको परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमने सेक्शन 38 में पढ़ा कि जहाँ पे प्रोमिजर ऑफर कर देता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जो प्रोमिजी है वो उसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर हमने पढ़ा कि उस सूरत में प्रोमिजर परफॉर्मेंस का पाबंद नहीं होगा, लेकिन जो उसके राइट्स होंगे उसको वो इन्फोर्स करवाने का हक रखेगा। फिर सेक्शन 38 में हमने ये भी पढ़ा कि जो उसने ऑफर करनी है उसको, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 39 में जो है जाके वो ये पढ़ा कि जब कोई पार्टी जो है वो वक़्त से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर देती है तो उस सूरत में जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उसकी एक्सेप्शन क्या है कि वो खुद से उसको जारी रखे। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। वो क्या है, बाय होम कॉन्टैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, सेक्शन 40 क्या कहता है जी, पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक तो प्रोमिसर खुद उसको परफॉर्म करे। ठीक है, या अगर उसका कोई कम्पिटेंट पर्सन उसने एम्प्लॉय किया यानी ऑथोराइज एजेंट है तो वो परफॉर्म करे, और अगर वो उसकी डेथ की सूरत में उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको परफॉर्म करे। सेक्शन 40 में कोई मुश्किल बात जो है वो नहीं है। ठीक है, सेक्शन 40 कहता है प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, और सेक्शन 37 में था रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है डेथ की सूरत में। 40 ये कहता है कि ऑथोराइज एजेंट भी कर सकता है, और 41 कहता है थर्ड पर्सन भी कर सकता है। अब भाड़ में गई ये वर्डिंग, अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट याद रह गए हैं ना तो आपने बस पेपर में यही लिख के आने हैं। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं सेक्शन 41 के ऊपर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, कहते हैं इफ परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड बाय थर्ड पर्सन आफ्टरवर्ड कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट प्रोमिसर। ठीक है, देखे ना जी, ए ने बी के पैसे देने थे, ए ने कहा सी तुम्हें दे देगा। ठीक है, और बी ने कहा ठीक है मान लिया, उसको उसके मुंह पे बात करवा दी। ठीक है, हो सकता है सी ने वो पैसे दे भी दिए हों, लेकिन अब वो ए को पाबंद नहीं कर सकता उसकी परफॉर्मेंस के लिए। यानी जब एक पार्टी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो पहली जो पार्टी है ओरिजिनल उसको जो है वो फोर्स नहीं कर सकती उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो सेक्शन 41 ये है, अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस इफ परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड बाय थर्ड पर्सन। ठीक है, आफ्टर वर्ड कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट प्रोमिसर, तो फिर बाद में वो प्रोमिजी ये नहीं कह सकता ये तो प्रोमिसर नहीं जो है वो करना है, फिर वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट तो रेमडी जो है वो क्या कर सकता है, वो अवेल कर सकता है। अब आ जाए सेक्शन 42 के ऊपर। अच्छा ये क्या है, डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रोपोजिशन भी आ सकती है। सेक्शन
टू है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, और सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 जो है वो है सेक्शन 45 है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट। अभी हम दोनों में फ़र्क समझेंगे। वो 42 बात करता है जॉइंट लायबिलिटी की, और 45 बात करता है जॉइंट राइट की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये है क्या। सेक्शन 42 के ऊपर आप आएँ। ठीक है, वो कहता है इन केस ऑफ अ ज्वाइंट प्रॉमिस बाय सेवरल पर्सन, ऑल द पर्सन ज्वाइंट promisers are bound to perform their promise। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ज्वाइंट promisee representative along with survivor joint, and in case of death of law their representative jointly। देखें, याद रखें, जब बहुत सारे लोगों ने एक प्रॉमिस को परफॉर्म करने की हामी भरी हो तो वो सब प्रॉमिसर ज्वाइंटली लायबल होंगे। ठीक है, एक बात हो गई। इवन उनमें से अगर एक की डेथ हो जाती है तो वो जो सर्वाइवर जो जिंदा हैं और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब ज्वाइंटली क्या होंगे, लायबल होंगे। इवन अगर सारे प्रोमिसर मर जाते हैं तो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ज्वाइंटली क्या होंगे, लायबल होंगे। अच्छा, ज्वाइंटली से क्या मुराद है, आगे हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़र्ज़ करें अगर एक प्रोमिसर जो है वो अपने हिस्से के पैसे दे देता है तो क्या वो रिलीज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से? नहीं, टू वर्ड्स दी अदर प्रोमिसर वो लायबल रहेगा कंट्रीब्यूशन की हद तक। वो हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि उसका ये राइट है कि वो दूसरे प्रोमिसर को सू कर ले कि भाई मैंने तुम्हारे हिस्से के पैसे दिए हैं, तुम दो मुझे, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होगी जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट होली जो है वो परफॉर्म जो है वो ना हो जाए। तो इसको कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, कि वो तकसीम करके लायबिलिटी नहीं आनी, वो वो जो है वो सब नहीं, ज्वाइंटली सब उसके लायबल होंगे। ठीक है, अब अगर आप सेक्शन 42 को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। कहता है सेक्शन 42 टू 45 डील्स विद जॉइंट लायबिलिटीज़ और एंड राइट। सेक्शन 42 डील्स विद जॉइंट लायबिलिटी ऑफ प्रोमिसर, वेयर एज सेक्शन 45 डील्स विद द जॉइंट राइट्स ऑफ द प्रोमिसी। ठीक है, अच्छा जी, सेक्शन 43 says that promisee may compel any of the joint promisee to perform contract in whole। ये हम वो अभी मैंने बात की भी है। ठीक है, कि सब ज्वाइंटली लायबल होंगे। ठीक है, आगे सेक्शन 43 भी उसकी बात करेगा। एंड सेक्शन 44 सेज दैट रिलीज ऑफ वन और मोर ज्वाइंट प्रोमिसरी विल नॉट रिलीज देम फ्रॉम लायबिलिटी टूवर्ड्स अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। वही जो बात मैंने अभी की है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 42। 41 क्या था, क्यों जी, सॉरी, हम पार्ट पढ़ रहे हैं बाय होम कॉन्टैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। सेक्शन 40 में हमने ये देखा कि कौन कौन बंदा प्रोमिसर हो सकता है। ठीक है, फिर हमने सेक्शन जो है वो 42 में देखा कि 40 और 41 में देखा कि कौन कौन बंदा जो है वो परफॉर्मेंस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की, या प्रोमिसर जो है वो हो सकता है। फिर सेक्शन 42 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ज्वाइंट लायबिलिटी का। ठीक है, उसमें हम पढ़ा कि सब ज्वाइंटली लायबल होंगे। उसके बाद हम सेक्शन 43 में आ रहे हैं, वो कह रहा है एनी, अब इसके इसके तीन हिस्से हैं, इसके तीन हिस्से हैं सेक्शन 43 के। पहला हिस्सा है एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ठीक है, इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस, promisee may compel any one or more of joint promiser to perform whole promise। कि वो जो फ़र्ज़ करें कि अगर एक ने अपनी लायबिलिटी पूरी भी कर दी है तो जो प्रोमिसी है वो सबको कह सकता है कि भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। फ़र्ज़ करें अगर 100 रुपया देना है 3 लोगों ने, 5 लोगों ने देना, फ़र्ज़ करें, तो अगर किसी ने अपने 20 रुपये दे दिए हैं
तो वो उसकी ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड नहीं आई। सेक्शन 43 कहता है कि प्रोमिसी के पास राइट है वो फिर भी सबको ज्वाइंटली जो है कंपेल करे कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो क्या करो, परफॉर्म करो। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ ज्वाइंट promise, promisee may compel any one or more of several joint promisers to perform whole promise। whole आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये टाइटल पढ़े सेक्शन 43 का। पहला क्या था? एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। वो किसी को भी कह सकता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। अब हम दूसरा पार्ट पे चलते हैं, वो क्या है? ईच प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसर मे कंपाइल अदर ज्वाइंट प्रोमिसर फॉर इक्वल कंट्रीब्यूशन। अब ये एक अलहदा बात है। जो प्रोमिसी है वो सबको कह सकता है परफॉर्मेंस करें, या किसी को कह सकता है परफॉर्मेंस करें, और वो उससे इनकार नहीं कर सकता प्रोमिसर उसको परफॉर्म करने से। लेकिन उसके पास राइट ये है कि जिसने डिफॉल्ट किया है वो उसको कंपेल कर सकता है दावा करके कि भाई तुम कंट्रीब्यूशन करो, इतने पैसे तुमने देने थे तुम दो। समझ आ गई मेरी बात की? आसान अल्फाज में, जहाँ पे दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म नहीं हो जाता, उनमें से कोई एक ये कह के अपनी जान नहीं छुड़वा सकता कि मैंने अपना हिस्सा परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म नहीं हो सकता। अलबत्ता उसके पास ये रेमेडी है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया वो उसको कहे कि भाई तुम इतनी कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हिस्सा क्या कहता है? वो कहता है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। एनी